बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अहम खबर आई और वो थी कैंसिलेशन उस तकरीब की जो कि होनी थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तमाम तैयारियां और तमाम जो इक़दामात थे वो हो चुके थे, एहतमाम हो चुका था, लेकिन इसको कैंसिल किया गया। और इसकी वजह ये है कि कल रात गए एक डेवलपमेंट हुई जिसके मुताबिक पाकिस्तान को बतौर गारंटर या मीडिएटर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए और अमरीकी सदर जो कि ऑलरेडी यूरोप में थे, G7 ममालिक के इजलास में थे, पेरिस में थे, वहाँ पर उन्होंने दस्तखत किए। और जबकि सदर पेज़ेश्कियान जो कि ईरानी सदर हैं उन्होंने ईरान से दस्तखत किए। ये इससे पहले जुम्मे के दिन होने थे लेकिन एक दिन पहले हुए। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और जाहिर है कि इसके बाद फिर आज सदर पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फ़ोन किया। तकरीबन 30 मिनट उनकी गुफ्तगू हुई जिसमें कि शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया और पाकिस्तान ने भी शुक्रिया ईरान का अदा किया। लेकिन उसके बाद ये ख़बर आई कि ये तकरीब जो है मनसूख कर दी गई है। ये तो एक अलग वाक़या है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इस एग्रीमेंट के ऊपर या MOU के ऊपर जो साइन हुआ है, पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। दुनिया भर के अखबारात और जराइद, कम अज़ कम पिछले 25 बरसों में हमने पाकिस्तान की ये पॉजिटिव, ये मुस्बत शक्ल नहीं देखी जब से हम जर्नलिज़म में हैं या कवर कर रहे हैं। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो 75 बरसों में, 78 बरसों में इतना पॉजिटिव, इतना मुस्बत पाकिस्तान का इमेज हमने इससे पहले नहीं देखा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दुनिया भर के अखबारात और जराइद इस हवाले से पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक इसके ऊपर जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं। और ख़ास करके कतर ने, जो कि एक और सालसी मुल्क के हैसियत से उसका एक बड़ा मकाम है, उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जितने दुनिया भर के ममालिक हैं वो पाकिस्तान की इस वक्त तारीफ़ कर रहे हैं। इसके हवाले से अब असल सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाना है। आज जो फातेह पाकिस्तान के नाम से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ा ज़बरदस्त मजमून शाया किया है जिसमें फील्ड मार्शल के हवाले से भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की है और ये कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड है जिस तरह से उन्होंने और पाकिस्तान ने और वज़ीर आज़म का उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये किरदार अदा किया है। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि पाकिस्तान को अब इस अहम मौके के ऊपर फ़ायदा क्या उठाना है। और यही बुनियादी सवाल है कि सफारती पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल कर ली। हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि जो मुआहदा तय पाया उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा किरदार था और ज़ाहिर है उस मतन के अंदर भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार है और पाकिस्तान ने वो अचीव किया है। अब हमने इसको एक मुआशी अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है, इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ दो ममालिक हैं जिनको कि पाकिस्तान के इस किरदार के ऊपर अगर देखा जाए तो उन्होंने कोई ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट्स किए हैं या अपने एक इजहार शुक्र किया है या तशक्कुर किया है या इसको सराहा है, उसके अंदर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। एक इजराइल है और एक जो है वो हिंदुस्तान है। बल्कि इजराइल के तो इंडिया के अंदर जो सफ़ीर हैं वो एक कदम आगे बढ़े हैं और उन्होंने इजहार नापसंदीदगी पाकिस्तान के किरदार के ऊपर किया है। वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। Well, we don't see Pakistan as part of this, of like same state of mind countries that we want to be part of this. They're not our friends. We don't see Pakistan as a positive negotiation. Of course, it depends on the Americans. Israel is not part of those negotiations, so it depends on them. We would like to see other countries stepping ahead and not a country like Pakistan or whatever. From our point of view, as long as this deal will lead for our two main targets being addressed, as I said, nuclear and ballistic and the proxies, we welcome any efforts. आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया कि पाकिस्तान ये किरदार अदा करे। ना हिंदुस्तान को पसंद आया, ना इजराइल को पसंद आया। और मैं कहीं पढ़ रही थी ख़ास करके ये कहा गया कि जो फील्ड मार्शल का किरदार है उसके हवाले से भी तो ये पाकिस्तान का क्रेडिट है। एक देखा जाए कि इजराइल और भारत जो है वो इससे खुश नहीं है। UAE की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट हमें नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। और ये अब क्या इजराइल को सबोताज कर सकता है, इस मुआहदे को कोशिश कर सकता है, इसके ऊपर हम आज के इस प्रोग्राम में
ज़रूर बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट होंगे, लेकिन इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा, और हमें स्विट्ज़रलैंड से ज्वाइन करेंगे आदिल शाहज़ेब जो कि पाकिस्तान टीवी के जो इंग्लिश चैनल है उसके हेड हैं। उनसे भी हम कोई स्विट्ज़रलैंड के हवाले से ये क्यों तकरीब मनसूख हुई उनसे भी हम जानेंगे, लेकिन पहले एजाज़ चौधरी साहब आपके साथ मैं आगाज़ करूँ, बताइएगा कि ये जो मतन है जो सामने आ चुका है उसका आपने यकीनी तौर पर जायज़ा लिया होगा, आप क्या देखते हैं, और कल रात जो तकरीब हुई है उसके हवाले से कितना अहम है ये मतन जो कि अब मंजर आम पर आ चुका है? जी बहुत शुक्रिया आसमा। मैं समझता हूँ कि पूरे इलाके की सियासत एक करवट ले रही है, एक अहम मोड़ की तरफ जानिब है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपका और मेरा मुल्क पाकिस्तान इसमें एक बड़ा ही अच्छा किरदार जो है अदा कर रहा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि पूरे खित्ते की सियासत जो है मोड़ ले रही है, क्योंकि आपने देखा है इस की जितने 14 नुकात हैं उससे साफ नजर आता है कि ईरान जो है उसको रीइंटीग्रेट किया जा रहा है खित्ते के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जो अरब रियासतें हैं, खलीज फारस की अरब रियासतें जो हैं, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चल रही हैं जो ईरान की रिकंस्ट्रक्शन होगी। और अमेरिका के भी अपने मंसूबे हैं, वो ये चाहेगा कि ईरान रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाए। और अमेरिका जो है, इनका असल जो प्रोग्राम था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, जो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी दिसंबर 2025 में ऐलान किया था कि ये अमेरिका दूर बांध के कजियों से निकल के वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ मरकूज करेगा अपनी ताकत। तो मुझे आइंदा माह साल में अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इस खित्ते को एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत होगी। तो ये बहुत बड़ा एक अमल होने जा रहा है, और जो इसको नहीं देख पा रहा, अगर भारत नहीं देख पा रहा या इसराइल नहीं देख पा रहा, तो ये उनका अपना कसूर है। वरना ये खित्ता बदल रहा है, और उनके लिए शायद बेहतर होता कि वो एक्सेप्ट कर लें इस ग्राउंड रियलिटी को। जी, ये कम से कम पहले आपके इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि हर लिहाज से अच्छा, इसमें कुछ तासुर मिलता है कि शायद ईरान के ये हक में ज्यादा है और अमेरिका के मुखालिफ है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ईरान के अंदर भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने शायद जंग जीती थी, हम बेहतर कर सकते थे। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये मुआहिदा शायद हमारे हक में नहीं है। पर मैं समझता हूं कि ये खित्ते के लिए, अमेरिका के लिए, ईरान के लिए, और दोनों जो सालिस हैं पाकिस्तान कतर, सबके लिए बहुत अच्छा है। इनकी बातों से कतई नजर, जो अभी आपने सुनाया कि इसराइल के जो सफीर कह रहे थे भारत में, तो उससे कतई नजर मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, G7 उसकी तारीफ कर रहा है। जी हाँ। तो यकीनन वो ऐसे ही नहीं कर रहे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अमन और सलामती की राहें आपने अपने बड़े अरसे बाद, कई दहाइयों बाद खुल रही। बिल्कुल सर, आपने जो इसमें फरमाया कि अगर देखा जाए तो ये जो हमें नज़र आता है इसकी ज़ुबान या इसका जो मतन है, या जो ये जंग के बाद ये इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ईरान को होगा, सिवाय इसके कि जौहरी प्रोग्राम पे जिस पे पहले ही ईरान रजामंद था कि वो उसको ख़त्म कर देगा, इनरिचमेंट के ऊपर भी उसको कम करने के ऊपर, अफजूदगी को कम करने के हवाले से ज़रूर है, मगर ज़ीरो करने पे नहीं है जो कि अमेरिका चाहता था। तो क्या आप समझते हैं कि ये तो देखा जाए तो ये वन साइडेड एग्रीमेंट है और इसका नुकसान प्रेसिडेंट ट्रंप को आगे जाके हो सकता है क्या? अगर ये जंग जारी रहती तो उसका नुकसान उनको कहीं ज्यादा होता। देखिए ना, अगर ईरान एक बार फिर दोबारा से ये कह देता है, जिस तरह कह रहा है कि मैं एटम बम नहीं बनाऊंगा, मैं IAEA की मौजूदगी में उसको डाउन ब्रांड करूंगा, तो भी अमेरिका के लिए और उनके जो इत्तेहादी हैं इसराइल के लिए तो ये एक नेट गेन है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप उसको हवाला दें JCPOA के साथ, तो फिर यकीनन आप कह सकते हैं कि हम JCPOA पे वापस पहुंच गए। पर याद रखिए 2015 का वक्त और 2026 का जून का वक्त बहुत फर्क है, और अब ईरान को अमेरिका और इसराइल ने पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर चुके हैं, और उसके बाद एक ईरान एक ताकतवर मुल्क के तौर पर उभर रहा है। तो इस वजह से इस वक्त ये भी हासिल कर लेना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। और ये भी याद रखिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि इस खित्ते में अमन हो,
तो वो मैं समझता हूँ कि वो इसी सूरत में हो सकता है कि अगर ईरान को रीइंटीग्रेट किया जाए खित्ते के अंदर, खलीजी रियासतें भी उनको एक्सेप्ट करें, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटीज हों, और हो सकता है कि अमेरिका की अपनी बहुत सारी कंपनीज जो हैं ईरान के ऑयल इंडस्ट्री में और बाकी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स करें। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो ईरान के हवाले से मिल सकते हैं वो उनकी कुछ कंपनी को भी मिले। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है इतना ज्यादा लूज कर रहा है इस सारे प्रोग्राम ये से। जो जी। सर 300 अरब डॉलर की बात हो रही है कि इस मंसूबे के ऊपर अमेरिका और जो इलाकाई शराकतदार हैं, जो कि ज़ाहिर है कि जीसीसी ममालिक हैं, वो 300 अरब डॉलर देंगे और मशरूत होगा ये जौहरी प्रोग्राम के साथ। तो इसको ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि आपने देखा कि JCPOA के बाद जो रकम दी गई थी ईरान को, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप भी बहुत ज़्यादा एतराज़ करते थे। ठीक है, वो अपनी जेब से शायद नहीं देंगे, वो तो GCC ममालिक के ज़रिए से पे किया जाएगा, लेकिन ये कितना बड़ा अहम होगा और क्या क्या रास्ते खुलेंगे ख़ास करके पाकिस्तान के लिए इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। जी। पाकिस्तान के लिए फौरी तौर पर 3 बड़े फवायद हासिल होंगे और कुछ मीडियम टर्म पे हैं, बाद में आता हूं उन पे। फौरी तौर पर मेरे ख्याल में सबसे जो अहम है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि वो मुल्क जिसका नाम भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो दहशतगर्दी से जुड़ जाए दुनिया भर में, पूरे 10 साल की कैंपेन की थी, वो इंडिया की पूरी कैंपेन जो है मेट हो चुकी, और पाकिस्तान का नाम इस वक्त दहशतगर्दी के बजाय अमन से जुड़ गया है, और आपने अपने इब्तिदाइये में वो बातें सारी की हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इंडिया को जो स्पेस मिली हुई थी ईरान के अंदर, आज वो स्पेस कर्टेल हो रही है, बल्कि BLA वगैरह को भी स्पेस कर्टेल हो गई है, और ईरान अब पाकिस्तान के कहीं ज्यादा करीब आ रहा है, और वो तमाम जो सूबे आप समझ सकते थे ईरान के साथ जुड़ने वाले, वो अब हो सकते हैं, और इस वजह से पाकिस्तान के लिए ये भी एक बड़ी एक नुमाया तब्दीली खित्ते में होगी। तीसरी बड़ी बात यह है कि ये जो ऑयल रास्ता, उसकी तरसील का रास्ता खुलेगा तेल की, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह दुनिया भर में कीमतें कम होगी, हमें भी उसका फायदा होगा, और जो महंगाई का जो गर्दो गुबार है उससे हमें भी थोड़ी निजात मिलेगी। अच्छा, जो मीडियम टर्म है उसके अंदर मेरे ख्याल में ईरान के साथ जो रिकंस्ट्रक्शन होनी है, जिसमें ठीक है 300 अरब डॉलर एकदम से कोई भी नहीं उनको देगा, ये तो सरमायाकारी होगी कि जिसमें खलीजी रियासतें भी होंगी, शायद चीन भी हो, शायद अमेरिकी कंपनियां भी हों, शायद तुर्की की कंपनियां भी हों, वहां पे पाकिस्तान की भी कंपनियां जो हिस्सा ले सकती हैं। तो पाकिस्तान के लिए अगर हम चाहें और कुछ कोशिश करें तो कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमारी कंपनियों के लिए भी मिले, ताकि हम लोग भी जाके वहां पे सरमायाकारी कर सकें, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो जी अभी मैं सर इसके ऊपर भी आती हूँ कि गैस और पेट्रोलियम के हवाले से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिल सकता है, पाकिस्तान की भी किस्मत बदल सकती है, जो कि आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है। लेकिन मेरे साथ अभी स्विट्ज़रलैंड से मौजूद हैं आदिल शाहजेब साहब, और पाकिस्तान टेलीविज़न के हेड हैं, कवर करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। अब तो ज़ाहिर है कि ये तकरीब नहीं होगी, लेकिन उनसे हम कुछ पूछते हैं कि हुआ क्या है। आदिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आप एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन भी ज़बरदस्त है। बताइएगा कि ये तकरीब क्यों मनसूख हुई है, और अब वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या है, इंतज़ामात क्या किए गए थे? आसमा, थैंक यू। बर्गन सॉक रिजॉर्ट जो है इस वक्त मैं जहां पे हूँ, तो जिस तकरीब का आप जिक्र कर रही हैं वो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस जो है वो होनी थी, 2 डेलीगेशंस में, ईरानियंस और अमेरिकन्स में, और जारी बात है पाकिस्तान ने बतौर सालिस जिस तरह का एक किरदार अदा किया वो होना था। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो यहाँ पर कल तय पाया था कि साइनिंग सेरेमनी होनी है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और पाकिस्तान उसमें बतौर सालिस उस पर मीडिएटर साइन करेगा, वो जिस तरह हमें पता है कि कल रात ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली वो हो चुकी है, और वो बहुत बड़े लेवल पर हुई है। देखिए, अभी तो हम आपसे ये शेयर कर सकते हैं कि यहाँ जो सेरेमनी होनी थी, शायद उसमें सेकंड टियर यूएस की लीडरशिप या ईरान की लीडरशिप, जिसमें JD वैंस एक्सपेक्टेड थे, ईरानियन वाइस प्रेसिडेंट, या ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, या ईरानियन स्पीकर जो थे इराक़ची साहब, और उनके जो स्पीकर है वो एक्सपेक्टेड थे। लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर हुए हैं, देखिए उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर है, उसमें ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान का सिग्नेचर है, और मीडिएटर जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, उनका सिग्नेचर है। तो जो एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन होनी थी सेकंड टीयर के लेवल पर, वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत बड़े टीयर पर वो साइन हो चुकी है, वो नाफिजुल अमल वो एमओयू हो चुका है, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो या और बहुत से मामलात हो। तो दुनिया में एक जो पाकिस्तान ने एक बीड़ा उठाया था अमन का, देखिए अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 सालों से पिछली जो एक दुश्मनी, डायरेक्ट जंगें भी हुई, प्रॉक्सी वॉर्स भी हुई, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान था वाहिद जो कि ना सिर्फ टेबल पे उनको लेके आया, जो एफर्ट्स शहबाज शरीफ साहब की रही, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की रही, उसी वजह से हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होते देखा। और अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जिस तरह अनाउंस किया है, टेक्निकल लेवल की टॉक्स जो है वो होंगी। शहबाज शरीफ साहब का यहाँ अराइवल का जो मकसद था वो ये था कि वो यहाँ इस सेरेमनी को विटनेस करते, हैंड शेकिंग सेरेमनी होनी थी, पिक टेकिंग सेरेमनी होनी थी, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो गया और वो सब कुछ अचीव हो गया जो कि इस लेवल पर ये दोनों ममालिक अचीव करना चाहते थे, पाकिस्तान अचीव करना चाहता था। क्या इस चीज की अर्जेंसी, इस चीज की अर्जेंसी क्यों महसूस की गई? क्या ये वजह थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इसका क्रेडिट लेना चाहते थे, साइन करना चाहते थे, वो वहाँ पेरिस में मौजूद थे और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल की तरह उन्होंने वर्साइल के जो गार्डन है वहाँ पे इसको साइन किया? क्या ये वजह थी या जेडी वैंस आ सकते थे या नहीं, इस वजह से किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इसको साइन करें? देखिए आसमा, दो चीजें हैं। आप खुद फॉरेन अफेयर्स को काफी करीब से देखती आई हैं, हमारी भी तकरीबन सहाफती जिंदगी इंटरनेशनल अफेयर्स में गुजर गई है। ये जो पिछले 2.5-3 महीनों से जो हो रहा था, इसमें देखिए बतौर रियासती टीवी चैनल के सरबराह के एक चीज अभी मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि 15-20 मौकों पे ये डील, वी वर इंचेस अवे फ्रॉम साइनिंग द डील ड्राफ्ट हो गई, सब कुछ तय हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक हो गई, एक ही दम फिर सब कुछ सबूताज हो गया। देखिए 47 सालों की जो एक आप उसे दुश्मनी कह लें, इख्तिलाफात कह लें, बहुत बड़े बड़े इसमें और सबूताश करने के लिए ममालिक मौजूद थे। तो ये एक रोलर कोस्टर एक जर्नी थी। यहाँ पे हम पहुंचते थे, पता चलता था जी कल साइन हो रही है, फिर एक ही दम कि नहीं जी सब कुछ कॉल ऑफ हो गया। लेकिन यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी इलेक्ट्रॉनिकली ये एमओयू जो है वो साइन हो गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पे खुद साइन किया है, ईरानियन प्रेसिडेंट ने खुद साइन किया है। देखिए एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, ईरान ने इस जंग में हजारों शोदा की कुर्बानियां दी हैं, उनके टॉप टीयर लीडरशिप की जो है वो कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। उनके लिए ये अमन मुआहिदा साइन करना इतना आसान नहीं था, डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ से रेजिस्टेंस थी, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के भी डोमेस्टिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। इस सब कुछ में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, तो जारी बात है क्रेडिट जो ड्यू है वहां देना चाहिए, चाहे वो डार साहब हो, लेकिन ज्यादा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और ये जो सेरेमनी है इसको हम ये नहीं कह सकते आसमान कि कुछ कॉल ऑफ हुआ है, जो कुछ होना था, देखिए दुनिया में अमन कायम होना था वो हो चुका है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट आदिल कि अगर ये ना भी होती सेरेमनी तो सेरेमनी जो कल रात हो चुकी है उसमें पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। एजाज चौधरी साहब, आदिल जो बात कर रहे हैं उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस वक्त आप भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए एक जो इमेज इतना बड़ा हो गया है, अब उसके बाद आगे यानी वे फॉरवर्ड क्या है? गैस पाइपलाइन पाकिस्तान की, तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान के ईरान के साथ, यानी बिजली हम वहाँ से ले सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिल सकता है और इसी तरह से ट्रेड बढ़ सकती है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहा है या अब तक कर लेना चाहिए था या होमवर्क हो चुका है और आगे बढ़ने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करेगा?
देखिए 2-3 महाजों पर फौरी तौर पर काम करना है। एक तो ये है कि ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का रुका हुआ था सिलसिला, आईपी गैस पाइपलाइन का, वो मेरे ख्याल में अब हमें उसको बहाल करना चाहिए। और अमेरिका ने खुद इस एमओयू में लिखा हुआ है कि जो लाइसेंस, परमिट, वेवर्स चाहिए वो अमेरिका देगा। तो उनसे फौरी तौर पर हुकूमती सतह पर ये वेवर ले लेने चाहिए और हमें कंसोर्शियम को बुलाना चाहिए ताकि इसको शुरू किया जाए। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। फिर मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स होंगे, हम ईरान से नेगोशिएट कर सकते हैं कि जनाब हमारी कंपनीज को थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए और अपनी कंपनी से पूछे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां पे जाके काम कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें अब ना वो इस सिचुएशन से उसका ताल्लुक ही नहीं है। देखिए सऊदी अरब भी आपके यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, कतर भी करना चाहता है, ईरान भी करेगा शायद आइंदा वक्तों में, चीन करना चाहता है, तुर्की करना चाहता है, मलेशिया करना चाहता है इस प्रोफाइल के बाद। लेकिन आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी पड़ेगी, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिजीम बेहतर करनी पड़ेगी। जब तक आप एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बेहतर नहीं करेंगे, ये सारे मौके जो हैं वो हमारे पूरी तरह उनसे बहरामंद नहीं हो सकते। इसलिए मैं तकरीबन हर जगह ये बात करता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है और ये आप माहौल ऐसा बनाएं कि लोग जो हैं वो सरमायाकारी के लिए बिल्कुल ऐसे समझे कि पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये काम भी साइमल्टेनियसली बल्कि मैं समझता हूं वॉर फुटिंग पे करना चाहिए, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि इस हाई प्रोफाइल के बाद बहुत सारी जगहों से सरमायाकारी भी आ सकती है, सौदे भी मिल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं और हमारी कंपनीज को, हमारी इंडस्ट्रीज को इसके लिए तैयार करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है। आदिल, मैं आपसे भी ये पूछ लूं कि अब वहाँ पे आप जब पहुँचे थे तो ऑफ कोर्स ये था कि सेरेमनी होनी है, वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या मिला आपको? पाकिस्तान के लिए क्या इन्वायरमेंट आपको मिला है? और जी, और क्या कॉम्प्रिहेंसिव मुज़ाकरात के लिए भी वहाँ पे कोई बात हुई है कि अब कब से दोबारा शुरू किए जाएंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान? पाकिस्तान के साथ अब पी फॉर पीस जो है वो जुड़ चुका है। और जहां तक यहाँ एनवायरनमेंट की बात थी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो ईरानियन टीम्स थी वो अभी भी मौजूद है। अमेरिकन टीम्स थी जो एडवांस लेवल की टीम में होती हैं, पाकिस्तानी डेलीगेशन की, एडवांस लेवल की, फॉरेन मिनिस्ट्री की, वो सारी यहाँ पे थी। नेगोशिएशंस और चीजें वगैरह सारी चल रही थी, लेकिन उस वक्त किसी को ये नहीं था पता कि ये इलेक्ट्रॉनिकली ये जो एमओयू है ये इतने बड़े टीयर पर साइन हो जाएगा। क्योंकि देखिए आसमा, जब इस्लामाबाद पीस टॉक्स हो रहे थे तो हालांकि जेडी वैंस और मतलब सेकंड टीयर की लीडरशिप आई थी दोनों ममालिक से, लेकिन जो सिक्योरिटी थी वो हाई अलर्ट पे थी। यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी थी बिल्कुल हाई अलर्ट पे थी, लेकिन वो जो प्रेसिडेंशियल लेवल के डेलीगेट्स आते हैं उस लेवल की तो नहीं थी। इसका मतलब ये था कि सेकंड टीयर ने ये एग्रीमेंट साइन करना था। अब जो एग्रीमेंट साइन हो गया है उसके सिग्नेटरी डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसके सिग्नेटरी हिज एक्सीलेंसी मसूद पेशकियान है या हिज एक्सीलेंसी शहबाज शरीफ साहब है। तो मेरे ख्याल में जितना ये अचीव हो गया है, या वो इलेक्ट्रॉनिकली हो या वो आमने सामने हो, अमेरिका और ईरान की जब बात आती है तो देखिए 47 साल कहना जो है तो सारा ये पाकिस्तानी लीडरशिप को जाता है। और अभी बहुत से मसाइल देखिए तय होने हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से लेके जो ईरानियन फ्रीज एसेट्स है, इससे ज्यादा मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन टेक्निकल लेवल। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने हमें ज्वाइन किया, और बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने इतना अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद सेंटर फैसल वावडा साहब हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची है क्यों और उनका क्या किरदार है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासत में हलचल है। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, जहाँ पे आज इत्तफाक हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर है जो कि आज उन्होंने की है, हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने खूब तनकीद की है, कुछ कश्मीर के बारे में भी सल्यूशंस की बात की है। और तीसरी तरफ कुछ बयानात हैं। एक तरफ
بہت ہی سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب کے حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے ان کا ایک کالم آیا، پھر فیصل وافڈہ صاحب پروگرام میں آئے، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی، تو بہت سارے سوالات نے جنم لیا ہے کہ کیا واقعی حکومت جولائی میں جا سکتی ہے یا خطرہ ہے یا کوئی کابینہ میں رد و بدل بڑے پیمانے پہ ہے. تو فیصل وافڈہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں. آپ کی اس خبر کے بعد ایک طوفان آ گیا، ظاہر ہے کہ بہت ساری تنقید بھی آپ کے اوپر ہوئی ہے کہ شاید آپ کسی کے اشارے پہ بولتے ہیں، یہ بات ہوئی بھی. کیا واقعی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ گورنمنٹ کو تبدیل کر دیا جائے جولائی میں؟ بہت شکریہ عاصمہ صاحبہ. دیکھیے عاصمہ صاحبہ، جو 17 سال 16 سال جو میں سیاست میں ہوا ہے تو میڈیا بادشاہ ہے. وہ چاہے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خبر ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں سب کا احترام کرتا ہوں. وہ کبھی مجھے اسپوکس پرسن بنا دیتے ہیں عمران خان کا، کبھی وہ بنا دیتے ہیں میں نون لیگ کا، کبھی مجھے زرداری صاحب کا، کبھی وہ مجھے کشمیر کا بنا دیں گے، کبھی وہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا بنا دیں گے. تو میں تو میڈیا نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. آپ لوگ سب میرے استادوں میں سے ہیں، تو میں نے بہت کچھ سیکھ لیا. کھال میری بڑی ہو گئی. اور مجھے جب میں پی ٹی ایم آیا تھا تو مجھے ٹریننگ یہ ہوئی تھی کہ لوگوں کی فکر نہ کیا کرو. تو اور میں پیدا بھی اسی طرح ہوں، ورنہ میں آئس کریم بیچ سکتا ہوں، لالی پاپ بیچ سکتا ہوں تاکہ لوگوں کو خوش کروں. اس میں بھی لوگ خوش نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں تو مسئلہ ہے کہ جب وزن بڑھتا ہے، میں نے اپنے بارے میں سنا ہے، جب میرا وزن بڑھ گیا تھا تو میں نے کہا شراب بہت زیادہ پیتا ہے، جب کم ہوا تو کہتے بیمار ہو گیا ہے. تو میں کس 24 کروڑ لوگوں کو تمہیں جواب نہیں دے سکتا کہ بھائی نہیں میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں. تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھ لو، مجھے کوئی فکر نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، مجھے گالی دینے سے آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہو جاتی ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں. اور یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ آپ پرفارمنس کے اوپر اس وقت بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہ پرفارمنس دیکھیں بہن، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے شروع کرتا ہوں. ہندوستان نے، انڈیا نے آپ کو للکارا ہے پانی کے اوپر. ہم نے کہا ہے کہ جی ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم تیار ہیں، ہماری فوج الرٹ پر ہے. اور میں آپ کو کنوکشن سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلے ہم نے مارکا مارا ہے ہم پھر جہاز ان کے مار دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر جھانکا ہے سیاستدان کہ ہم نے چناب میں اور ڈیمز اور ریزروار اور کنال نہیں بنائی؟ اس کا یہ تو مطلب نہیں ہو کہ میری تگڑی فوج ہے میں نالائق کروں، 60-70 سال میں کام نہ کر کے دوں، اور پھر یہ کہو میری تگڑی فوج ہے، کافی گرم آ گئی ٹھنڈی آ گئی تو جاؤ بھائی مار کے رہو. یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں ہماری بہت فوج تگڑی ہے، ابھی بھی انڈیا کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور انشاءاللہ پچھلی بار سے زیادہ بڑھ کے کریں گے. پر مجھے ایز اے سیاستدان یہ تو سوچنا اور سمجھنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ 70 سال میں نے اپنی تو ملیں پیلیسز پوری دنیا میں بنا لیے. ٹھیک ہے، لیکن میں ریزروائر، اسٹوریج اور ڈیمز نہیں بنائے، کنالز نہیں بنائی. تو اس کا فقدان، یہ نالائکی نااہلی اس جنازے کی جمہوریت جو ہے وہ اس کی ہے نا. تو اس میں برائی کیا ہے؟ اگر میں 140 ارب روپے ریورس کراتا ہوں، آپ انسیکیور نہ ہوں. وہ میرے باپ کا ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں کہ جدھر پالیسی بنائی 4 کو ٹھگ کو آپ نے مافیا بنا دیا، اپنی جیب گرم کر دی. تو آپ انسیکیور نہ، آپ خوش ہوں گے یار تم نے اچھی چیز کی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر مانا کمیٹی کے اندر، پھر کمیٹی کے بعد بیانات بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، میری کسی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں 65 سال سے آپ سے کہہ رہا ہوں، ABCDEFG ڈاؤن دا لائن ساری پولیٹیکل پارٹیاں، انہوں نے اسکول، کالج، بنگلہ، گاڑی، بینک، دوائیاں، جو عوام کی ضرورت ہے ان سب کے یہ مالک خود ہیں. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چاروں وزرائے اعلیٰ کنٹینر کے اندر ہوں گے یا کنٹینر پر کھڑے ہوں گے؟ نہیں، میں نے دیکھیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے ایک بات ہو رہی تھی مولانا صاحب کے اوپر کہ مولانا صاحب نے اسپیچ دی قابل احترام ہے میرے لیے، اور انہوں نے کہا آپ کنٹینر میں تو ہم سے بات کرتے. تو میں نے کہا اگر میں بہت دور کی سوچوں، کیوں میں سوچتا ہی بہت دور کی ہوں، تو میں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہفتے مہینے، میں نے کہا نہیں میں بہت دور کی سوچتا ہوں، یا تو سب ایک کنٹینر پہ ہیں یا سب ایک کنٹینر کے اندر ہے، فل سٹاپ. اس کی لیکن وزرائے اعلیٰ کی پرفارمنس کے اوپر تو آپ نے بات کی نا. میں نے ہر بات جو میں نے کی ہے وہ بہن میں اپنا سر کٹوا دوں گا، وہ راضی رہے، میں اپنی بات پہ کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے، میں نے بغیر نام کے، اب تکلیف کس کو ہوئی ہے تو وہ تکلیف اسی کو ہوئی ہوگی جس کو لگا ہے اس نے کچھ کیا ہے. ورنہ کہ میرے بارے میں کل کسی نے مجھے دوست سے بھیجا گیا، تو نے کیا نام ہے ان کا، اختر صاحب کا، ہارون اختر صاحب، کسی چپڑ گنجو نے لکھا کہ جی اس نے اپنا کام کہا تھا تو وہ ہوا نہیں تو اس لیے یہ ان کے پیچھے پڑ گیا. تو کیمرے کی موجودگی میں کمیٹی کے اندر، کیمروں کے اندر ہی کہا گیا، ہارون اختر صاحب، میں نے کہا ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں. ابھی کیمرے کی آنکھ تو نہیں آپ سے چھپ سکتی، آپ کی آنکھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا، 20 سال بعد بھی آپ دکھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب
इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? अगर मैंने पॉइंट आउट किया तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, फिर आगे आगे जी मुझे वजारत नहीं मिली, ठीक है, तो इंटरेस्ट के बगैर क्या मैं वजीर जब था तो मैं राना सनाउल्लाह साहब के लिए खड़ा हुआ, जो इसका तस्लीम उन्होंने खुद किया, मेहरबानी उनकी। मैं सलीम मांडीवाला साहब के लिए खड़ा हुआ, शर्जील मेमन साहब के लिए खड़ा हुआ, अपनी काबीना में खड़ा हुआ, दबा के खड़ा हुआ, डांटे भी सुनी। तब तो मैं खुद वजीर था, तब मेरा क्या इंटरेस्ट था, मैं तो उनमें से कुछ को जानता भी नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब को मैं उससे पहले कभी नहीं जानता था, ठीक है, मैं शक्ल से जानता था, लेकिन मुलाकात नहीं थी। तो राना सनाउल्लाह साहब की मेरी दोस्ती भी एक चैनल के प्रोग्राम, जब उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा और प्यार से कहा कि मैं जेल में था जब मुझे पता चला, तो मैंने कहा सर आप हक पे थे तो मैं खड़ा हुआ। तो मैं तो अपने दुश्मन की भी अच्छी चीज़ बताता हूँ। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब आप ये समझते हैं कि चारों वज़राए आला की भी परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नमेंट की भी परफॉर्मेंस नहीं है, और ये देखिए मेरी बात सुनो, मैं 65 साल की जर्नलाइज लेके आया हूँ, क्योंकि बग अभी गवर्नमेंट का, ये सिटिंग गवर्नमेंट पीटीआई होती तो उस पर सवाल होता, पीपल्स पार्टी की होती उस पर सवाल, नून लीग की होती तो नून लीग की तो उस पर सवाल होगा। आप मुझे नून लीग से मेरा ज़ाती कोई झगड़ा तो नहीं है, आबिद शेर अली है, तलाल चौधरी है, बैशर अकील है, खियानी है, अली मलिक है, बुशरा भट्ट है, अनुशे है, सिद्धू है, ये मेरे मामे के पुत्र हैं। मैं तो इनसे अच्छी तरह बात नहीं करता, ये मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करता, हमारा सियासी इख्तिलाफ आज भी खड़ा है, लेकिन ये लोग कमेटी में हम देखते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, इनको चांस दो, कॉम्पिटेंट आदमी मिलेगा। परफॉर्मर टू स्टे, लूजर टू लीव। लेकिन कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अब देख रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, और शायद काबीना में इसीलिए रद्दोबदल हो। देखिए ये तो प्रोग्रेटिव उनका है, लेकिन रद्दोबदल बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि काम में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। और मैं तो कमेटी के अंदर सब कैमरे की आंख के सामने हुआ है ना, 3 वजीर आए, मेरे लिए मोहतरम है, तीनों वजीरों के सेक्रेटरी भी आए, जो कागज़ मेरे पास थे उसमें उनमें वजीरों ने भी कहा कि हमारा मैंडेट था, और फिर ईसीसी को डाला गया। ईसीसी में डालकर हामिद मीर साहब के शो पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा जी बावड़ा साहब से आप पूछ लें, वो सजेशंस देंगे, हम उसको आगे लेके चलेंगे। तो ये बात नहीं हुई, हम सजेशन देंगे, मिनट्स देंगे, जो आज इशू हो जाएंगे या कल हो जाएंगे, उनको रिवर्स करना होगा, क्योंकि पैरा 1 की इजाज़त थी, पैरा 2 के नीचे पूरी गेम कर दी, जितना करना था, माल झाड़ना था वो झाड़ दिया। तो अगर वो खजाने को फ़ायदा हो रहा है, आप मीडिया बजट सुन लें, किसी सूबे का 18 बिलियन, किसी का 12 बिलियन, किसी का 10 बिलियन, किसी का 5 बिलियन, 60-70 हज़ार रुपये आप अपनी तस्वीरें लगाने के लिए खर्च करें, गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, कारोबार के लिए कर दें। मैं गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप परफॉर्मेंस बताएं। फील्ड मार्शल की परफॉर्मेंस के लिए पूरे दुनिया के अखबारों की आज लिस्ट हो रही है, पूरे दुनिया के अखबारों की लिस्ट हो रही है। ये जो डील ऑफ द सेंचुरी है, हिस्ट्री में उनका नाम लिख दिया गया है, ठीक है? तो क्या फौज ने पैसे लगाए हैं मीडिया के अंदर, कैंपेनिंग के अंदर? नहीं, आपने काम ऐसा किया कि आसमान आपको उठा दिया। मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, ब्रेक के बाद यही हम आपसे पूछेंगे कि क्या यही वजह है कि आप कहें कि हुकूमत के भी को अपने हालात ठीक करने पड़ेंगे, वजीरों को रद्दोबदल होगा, और हुकूमत के लिए कोई खतरा है या नहीं? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वावड़ा साहब से पूछेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वावड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई ख़तरा ऐसा सच नहीं है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, ना मैंने खतरे की बात की, ना मैंने ऐसी कहा कि कोई खतरा नहीं है। अच्छा, आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। आप एक आदमी के ऊपर जो पाकिस्तान को आसमान पे ले गया, अल्लाह ने उसको वसीला बना दिया, उसकी एक कैपेसिटी है, 50 किलो उठा सकता है, उस पर आपने 500 किलो की जगह 5000 किलो डाल दिया, वो फिर भी खड़ा है, चल रहा है अल्लाह की मदद से। उसका तवक्कल बड़ा तगड़ा है, क्योंकि अल्लाह पे जो तवक्कल करता है वो हमेशा सुरखरू होता है, और बंदे पे जो होता है वो जलील ख्वार होता है, ठीक है? आप उस पर 5 लाख किलो डाल देंगे तो वो भी नहीं चल सकेगा। आपको अपने हिस्से का काम करना है। जंग लड़ने का हम तैयार हैं, इंडिया से वापस मारने को रेडी हैं, हम जीतेंगे इंशाल्लाह, लेकिन रिजर्वॉयर और स्टोरेज हमारा काम था, ठीक है? इस तरह परफॉर्मर टू स्टे, लूजर टू लीव, ये पॉलिसी आप नहीं अपनाएंगे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो आप पीटीआई के हवाले से भी आपने कुछ डील की बात की है क्या, कोई उनके साथ? देखिए, पीटीआई का मैं खैर मकदम करता हूँ, जो उसमें अच्छे चेहरे हैं, मैंने उनको समझाया, टीवी में बात हुई, हमें कोई छुपाने की बात नहीं, बाहर भी हमारी बात हुई। उसमें क्या बात थी? पाकिस्तान के लिए बात थी कि पहले पाकिस्तान है, फिर सूबा है, और फिर लीडर है। लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं कोई भी, ठीक है? कि हम पंजाब रोक देंगे उसकी बात नहीं की, तो सिंध रोक देंगे तो उसकी बात नहीं की, तो केपी के रोक देंगे उसकी बात की, तो बलोचिस्तान रोक, ये नहीं हो सकता। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है कि जहाँ किसी के लीडर की जागीर है। आप लीडर की इज्जत करें, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन आपको पहले पाकिस्तान को सर्व करना है,
फिर सूबे को सब करना। उन्होंने 4.5 करोड़ आवाम को सफ़र करने से बढ़िया खैर मकदम करते हैं। और जब लड़ाई होती है तो उसका हमेशा तरीका होता है कि और अब कल बजट जो है वो ये पेश हो रहा है, जो ये 3 मंथ्स के लिए पेश हो नहीं रहा है? पूरे साल के लिए हो रहा है। अच्छा, ठीक है, उनसे कहा था कि अगर इनिशियल 3 महीने भी करते तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन साल अगर तो बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ने उनके दिल में किसी की वजह से डाला, मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। जैसे चीफ ने ईरान के लिए कहते हैं कि एक दफा आगे मैं आखिरत के दिन ये कहूँ गवाही दे देना मेरी, अल्लाह ने दिल में डाल दिया उस बंदे के। ठीक है, तो मेरा काम था कुछ पॉजिटिव सोच देने नहीं का। बिल्कुल अल्लाह तो डाल रहे हैं, मगर ये कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। देखिए अगर आप बयान ना दें सियासी इश्तियाल ना दिलाएं पाकिस्तान का, तो ये हक है उसका खान साहब के साथ मिलना, उनकी फैमिली का, लेकिन फैमिली भी उसको प्ले अराउंड ना करें ना मुल्क में आग लगाने के लिए। और उसमें जो अच्छे लोग हैं उनको मिलने दें। तो अब मुलाकात हो जाएगी इसका नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, मैंने उसको कहा है। मैंने कहा कोर्ट में जाएंगे, मिन्नत करेंगे, समाजत करेंगे। वो मेरी तरफ देख रहा था, मैंने कहा लेकिन मैं तो अपनी माँ मेरी नहीं है दुनिया में, मैं तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं ना पीटीआई में आऊँगा ना मुझे खान खदाना है। लेकिन जो भला हो सकता है किसी का, कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है वो करेंगे, इनसिक्योर ना हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है फैसल वावडा साहब ने दी कि एक बात जो कि कही गई थी उनसे कि बजट पेश करें, तो बजट पेश हो रहा है। अब इसके नतीजे में क्या आसानियाँ मिलेंगी कि नहीं, ये अभी देखना है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।